हमने ऑक्सीजन फैमिली स्टार्ट की थी और लास्ट लेक्चर में हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी कवर की थी। आज हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि जो ऑक्सीजन और जो सल्फ़र है ये हैं आपकी नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्यों हैं? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि इनकी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, तो इसलिए ये हैं आपकी नॉन मेटल्स। और जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे, जैसे ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती रहती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज़ होती रहती है। इससे क्या होता है, डाउन द ग्रुप जो नॉन मेटलिक करैक्टर है वो तो डिक्रीज़ होता रहता है और मेटलिक करैक्टर क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो जो आपका पोलोनियम है वो आपका क्या होगा, मेटल। ठीक है, ये सभी ग्रुप्स में इसी तरह का वेरिएशन रहेगा। जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे वो होंगे आपके मेटल्स, जो बीच वाले एलिमेंट्स होंगे वो आपके मेटलॉइड्स में आएंगे, और जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट होगा बहुत ही लो आयनाइजेशन एंथैल्पी के कारण वो बिहेव करेगा लाइक मेटल। तो सेलेनियम और टेलुरियम वो हैं आपके मेटलॉइड। ठीक है, इनमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी होगी। जो आपका पोलोनियम है वो आपका मेटल होगा। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी होगी। तो पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं नेचर में जो कुछ रेडिएशंस इमिट करते हैं, जैसे कि आपकी अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन। ठीक है, तो उन एलिमेंट्स का डीके होता रहता है। ठीक है, वो दूसरे एलिमेंट्स में क्या होते रहते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। उनको हम बोलेंगे कौन से एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। एंड इज़ शॉर्ट लिव्ड, काफ़ी कम समय तक पोलोनियम आपका एलिमेंट रहता है, एग्जिस्ट करता है, और जो इसका हाफ लाइफ है वह 13.8 डेज़। कहने का मतलब है कि 13.8 डेज़ के बाद जो भी आपकी पोलोनियम है उसकी अमाउंट कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है इनिशियल की। ऑल दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रोपी। जितने भी आपके इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं सभी एलोट्रोपी शो करते हैं। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, ये बिलोंग तो करते हैं एक ही एलिमेंट से, लेकिन जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो तो डिफरेंट होती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, एक जैसी होती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कार्बन के दो एलोट्रोप्स हैं, एक तो डायमंड है और दूसरा ग्रेफाइट है। ठीक है, दोनों कार्बन से ही मिलके बने हैं। ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट है और डायमंड कैसा है, बहुत हार्ड है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, दोनों की अलग अलग हो चुकी है। ठीक है, तो आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके ग्रुप 16 के, लगभग सभी एलोट्रोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के दो एलोट्रोप्स हैं। ठीक है, एक तो O2 जो आपकी गैस है, ठीक है, और एक है आपकी O3। ठीक है, ये है आपकी ओजोन। ठीक है, तो दो फॉर्म ऑक्सीजन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डाई ऑक्सीजन और ट्राई ऑक्सीजन, जिसे आप ओजोन के रूप में भी जानते हैं। उसी तरह से सल्फ़र है जो आपका, सल्फ़र भी बहुत ज़्यादा एलोट्रोप शो करता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की रिंग्स बनाता है। ठीक है, तो सल्फ़र के जो एलोट्रोप्स हैं ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसी तरह से जो आपका सेलेनियम है, सेलेनियम के भी 8 एलोट्रोप्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 जो हैं आपके, उनकी जो स्ट्रक्चर है वह है मोनोक्लिनिक। ठीक है, उसी तरह से जो दूसरे आपके सेलेनियम के एलोट्रोप्स हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका पोलोनियम है, उसका भी आपका एक एलोट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है। अब इसके बाद आप
बात आती है इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। तो जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज करता है विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप और इंक्रीज इन एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप। तो ऐसा क्यों है, बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है? देखिए, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है वंडरवाल फोर्स पे। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वंडरवाल फोर्स। और जो वंडरवाल फोर्स हैं ये डिपेंड करते हैं साइज पे। जितना बड़ा साइज होगा आपका एलिमेंट का, उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, उनके बीच में फोर्सेस होंगे। और वो कौन से फोर्सेस होंगे? आपके वंडरवाल फोर्सेस। और जितने ज़्यादा फोर्सेस होंगे तो उनको सेपरेट करना क्या होगा, उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है। ऑक्सीजन है जो है, ऑक्सीजन का साइज है सबसे कम, छोटा। उसके बाद आपका सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो आपके कौन से फोर्सेस बढ़ेंगे? वंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगे। और वंडरवाल फोर्सेस अगर बढ़ेंगे तो आपका जो एलिमेंट है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। द लार्ज डिफरेंस between the melting and boiling point of oxygen and sulfur may be explained on the basis of their atomicity. Oxygen exists as diatomic whereas sulfur exists as polyatomic form. ठीक है। ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन और जो सल्फर है उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है उनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। जो आपका ऑक्सीजन है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 55 केल्विन। ठीक है। और जो सल्फर है उसका है 393 केल्विन, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है। अगर मैं उससे आगे सेलेनियम की बात करूं तो सेलेनियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है आपका, मेल्टिंग पॉइंट 490 केल्विन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑक्सीजन और सल्फर में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और सल्फर और सेलेनियम में बहुत कम डिफरेंस है। तो क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न ये है कि जो ऑक्सीजन है वो तो एग्जिस्ट करती है O2 की फॉर्म में। ठीक है। और जो आपका सल्फर है वो एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में? S8 की फॉर्म में। तो S8 का मतलब 8 एटम्स वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जिसके कारण जो ओवरऑल साइज होता है S8 का बहुत बड़ा हो जाता है। और साइज अगर बड़ा हो जाता है तो S8 में जो वंडरवाल फोर्सेस हैं वो भी कैसे होंगे? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है। ऑक्सीजन में केवल कितने एटम होंगे? 2 एटम, जिसके कारण जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसका साइज क्या होगा? बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू सल्फर। ठीक है। साइज छोटा होगा तो वंडरवाल फोर्सेस भी वीक होंगे, और वंडरवाल फोर्सेस अगर वीक होंगे तो जो ऑक्सीजन है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? बहुत कम होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जो ऑक्सीजन है उसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो एबनॉर्मली बहुत कम है, तो आपने इसका आंसर क्या देना है कि जो आपका ऑक्सीजन है वो तो डाई एटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो दूसरे एलिमेंट हैं वो पोली एटॉमिक। पोली का मतलब होता है एक, दो से ज़्यादा, मतलब कई एटम्स अटैच होते हैं। जैसे सल्फर है, सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है और सल्फर S8 की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है? तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और साइज इसका कैसा है? बहुत छोटा है। इसके कारण ये कैसे बॉन्ड बना सकता है? पी पाई बॉन्ड। ठीक है। p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में आपस में क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी, और कौन से बॉन्ड बनेंगे? आपके पाई बॉन्ड बनेंगे। लेकिन अगर मैं सल्फर की बात करूं, ठीक है, सल्फर में
पी पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं एग्जिस्ट करते? क्योंकि एक तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है सल्फर की, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी। जो सल्फर जो आपके जो इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है 3p, उनमें ओवरलैपिंग नहीं होगी। अगर उनमें ओवरलैपिंग नहीं होगी तो ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा सल्फर। कौन एग्जिस्ट करेगा? केवल ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो सल्फर है ये S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 8 बॉन्ड बनाता है। देखिए इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो भी कॉर्नर्स हैं आपके, ये सब के हैं आपके सल्फर, ठीक है। पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। सल्फर क्या करता है? दूसरे सल्फर के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये आपका? S8 की फॉर्म में, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऑक्सीजन है वो गैस है और बाकी सभी जो दूसरे मेंबर्स हैं वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, वो है आपकी कैटिनेशन। कैटिनेशन, ठीक है। कैटिनेशन क्या होता है आपका? ये हमने डिस्कस कर रखी है कैटिनेशन कि एक एटम जब खुद अपने साथ कनेक्ट हो जाए तो हम उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन, ठीक है। कैटिनेशन। तो जो सबसे ज़्यादा जो कैटिनेशन पावर है हम सबको पता है वो तो किसकी है? कार्बन की, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, ऑक्सीजन ग्रुप की, ठीक है, तो जो कैटिनेशन पावर है वो सल्फर की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ऑक्सीजन की कैटिनेशन पावर इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी किसकी है? सल्फर की। अब ये जो कैटिनेशन पावर है ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। जैसे सल्फर के साथ बॉन्ड बना रहा है, अपने साथ ही बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, उसको हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन पावर। अगर ये बॉन्ड कैसा बन रहा है? स्ट्रॉन्ग। यदि एलिमेंट के बीच में बॉन्ड कैसा बन रहा है? स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो कैटिनेशन पावर एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हर एलिमेंट क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। या स्टेबल कैसे होगा? जब वो कैसा बॉन्ड बनाएगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। अब अगर मैं ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की बात करूं तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये कैसा बॉन्ड है? वीक है। अगर ये बॉन्ड वीक है तो ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना नहीं चाहेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा? कैटिनेशन पावर, मतलब खुद के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो सल्फर है, जो SS सिंगल बॉन्ड है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे सल्फर के बीच में सिंगल बॉन्ड के रूप में, ठीक है। और ये आगे भी क्या हो सकते हैं? जुड़ सकते हैं। तो कैटिनेशन पावर सल्फर की ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कम है। तो इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि SS जो सिंगल बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर है किससे? O सिंगल बॉन्ड से। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली।